हेलो फ्रेंड, एनवीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। बायोलॉजी में जो ह्यूमन बॉडी होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। अगर आप तक ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। जो ह्यूमन बॉडी से संबंधित जो 50 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हो, मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये एक तरह से इसको टेस्ट सीरीज कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए तभी होगा जब आप खुद इसको सोल्व करें तथा इसका जो आपने कितना स्कोर किया है इसको आप एक असेसमेंट करें। इसके लिए मैं एक प्लानिंग बना रहा हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें 1-2 दिन पहले ही मैं आपके साथ जो क्वेश्चन होगा वो शेयर कर दूंगा, साथ साथ जो आंसर की होगा वो भी शेयर करूंगा। इसके बाद जो वीकेंड में प्रत्येक सैटरडे या संडे को 1 या 2 प्रैक्टिस सेट मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया अपना मोबाइल नंबर तथा नाम जो कमेंट बॉक्सेस में लिख के जरूर भेजिए, जिसमें कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल कर सकें। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में कौन से घटक मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया में रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब सांस लेते हैं तो जो नाइट्रोजन होता है वो 78% सांस के साथ अंदर जाता है और 78% बाहर निकल जाता है। जो कि ऑक्सीजन है वो 20% हम लोग सांस के अंदर लेते हैं तथा 15.7% हम लोग छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.3% हम लोग सांस के अंदर लेते हैं और 3.6% छोड़ते हैं। इसमें से जो जल वाष्प है वो 0.5% हम लोग सांस लेते समय इसका जो कंपोजिशन होता है, 6.2% जो होता है सांस छोड़ते समय। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन जो है वो इसके श्वसन प्रक्रिया में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। अस्थि एवं दांत के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है। तो जो अस्थि यानी बोन्स और जो टीथ होता है दांत, उसके लिए कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन 3 तत्व की आवश्यकता होती है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में एक कैल्शियम और फास्फोरस ऑप्शन में है, तो ये जो ऑप्शन है उसमें होगा। बाकी किसी में हम लोग फ्लोरीन या फास्फोरस कैल्शियम नहीं देखते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें टोटल 206 हड्डियां होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी आप लोग लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसमें बच्चे जन्म लेते हैं उसमें 270 हड्डियां होती है, लेकिन ये हड्डियां आपस में जुड़ते चले जाते हैं तथा जो एक एडल्ट मानव में 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व क्या है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हम लोग देखते हैं जो ऑक्सीजन होता है वो 65% के लगभग होता है, कार्बन होता है वो 18%, हाइड्रोजन होता है वो 10%, जो नाइट्रोजन है वो 3%, तथा जो कैल्शियम है जो कि बोन्स के लिए, टीथ के लिए आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है, उसको 1.4% है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं 62%। तो इसमें पूछा जा रहा है सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ऑक्सीजन। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितने हड्डियां होती हैं। तो जो ह्यूमन स्कल है, खोपड़ी है, उसमें टोटल 28 हड्डियां होती है। इसका आंसर होगा ए। इसमें जो होता है 8 हड्डियां होती है जो पूरा ब्रेन होता है, ब्रेन के चारों तरफ कवर करता है। 14 हड्डियां होती है जो हमारा जो फेस है, सामने का जो चेहरा हम लोग देखते हैं उसमें 14 हड्डियों का कंकाल होता है। इसके अलावा जो 6 हड्डियां होती है वो ईयर बोन, जो कान की हड्डियां होती है, तो टोटल 28 हो गया। इसके अलावा जो एक हड्डी और होती है जिसको हम लोग हाइयोइड कहते हैं, जो कि मैंडिबल और जो कंठ के बीच में जो जीभ होता है उसके जस्ट नीचे होता है। तो इसको एक हड्डी को भी हम लोग खोपड़ी का ही पार्ट मानते हैं। तो देखिएगा कभी कभी 28 लिखा रहता है, कभी कभी 29 भी ऑप्शन में रहेगा। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग 28 मारिएगा, लेकिन अगर 28 की जगह पर 29 भी हो तो वो भी 29 सही होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाइयोइड मिलाने के बाद जो टोटल बोन्स होता है स्कल में वो 29 हो जाता है, इसलिए हाइयोइड के अलावा 28 होता है। तो इसका यहाँ पे आंसर यहाँ पे होगा ए।
मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या क्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में टोटल जो पसली होती है वो 12 होती है, 12 जोड़ी होती है, टोटल 24 होती है। लेकिन यहाँ पे कितनी जोड़ी पूछ रहा है, कितने जोड़ी संख्या होती है? तो 12 लेफ्ट साइड में, 12 राइट साइड में होता है। तो इसका आंसर होगा बी। सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है? तो ऑर्थोप्लास्टिक जो टर्म होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जोड़ने से संबंधित होता है। किसी जॉइंट को जोड़ते हैं उसको ऑर्थोप्लास्टिक कहते हैं। तो जो ऑर्थोप्लास्टिक के अंतर्गत जो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन, उसको हम लोग ऑर्थोप्लास्टिक सर्जरी में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अर्थराइटिस या किसी अन्य बीमारी से जो ज्वाइंट होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, तो उसी को में ऑर्थोप्लास्टिक के अंतर्गत इसको हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, इसलिए इसको ऑर्थोप्लास्टिक के अंतर्गत हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। इसका आंसर होगा डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान की हड्डी, जिसको हम लोग स्टेपिज बोलते हैं। तो ये स्टेपिज है जो सबसे छोटी होती है। इसके अलावा देखिएगा जो सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाता तो फीमर होता है, जो कि जांग की हड्डी होती है। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ सबसे छोटी पूछा जा रहा है तो छोटी स्टेपिज होता है जो कि कान की हड्डी होता है। मानव हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो ह्यूमन बोन्स है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है बोन्स में। तो आंसर होगा डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सा है? तो आप लोग सोशल मीडिया में या किसी अन्य पिक्चर में देखते होंगे कि जो अगर किसी सबसे ज़्यादा भार खींचना है तो वो व्यक्ति जबड़े की सहायता से भार खींच रहा है। तो जबड़े की जो मांसपेशियां होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। इससे हम लोग कितने देखते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जबड़े से खींच के सबसे ज़्यादा वेट है वो कैरी किया है। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व है जो बोन्स और टीथ, अस्थि और दांत दोनों के लिए जरूरी है? इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये हैबिट बनाइएगा। इसमें जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, फ्लोरीन, तीनों हड्डी और दांत के लिए काफी जरूरी है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। डी आयोडीन है, वो जो ग्वाइटर बीमारी होती है, ग्वाइटर ये सब हम लोग घेगा रोड करते हैं उसके लिए जरूरी होती है। तो लेकिन ये जो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन है वो जो बोन्स और टीथ दोनों के लिए जरूरी होता है। तो आंसर होगा डी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पाचन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत में भी सभी जो भोजन होता है अधिकांश भाग को संपन्न होता है। जो भोजन होता है उसका अब्जॉर्प्शन भी जो होता है पचे हुए भोजन का, वो भी छोटी आंत में होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो छोटी आंत है। इसके लिए आंसर होगा बी। एंजाइम मूलतः होते क्या हैं? तो जो एंजाइम है वो मूलतः प्रोटीन होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। तो एंजाइम होता क्या है? एंजाइम एक्चुअली होता है नाइट्रोजनीकृत पदार्थ या तो अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड के संश्लेषण से एक एंजाइम बनता है। एंजाइम की विशेषता ये होता है कि बायो कैटलिस्ट का जो एंजाइम है वो बायो कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब जो शरीर में जो क्रियाएं होती है उसको बढ़ा देता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो एंजाइम मूलतः बना होता है प्रोटीन का। आंसर होगा डी। जो लार होता है इसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा निम्न में से किसके पाचन में सहायता प्रदान करता है? तो जो सलाइवा है वो स्टार्च के पाचन में। आंसर होगा ए। जो सलाइवा से टाइलिन निकलता है, टाइलिन एक एंजाइम है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है जिससे कि इसका पाचन होता है। तो हम लोग देखते हैं जो सलाइवा निम्न से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो इसका आंसर होगा स्टार्च ए। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है, मतलब स्टोरेज होता है। तो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टोर भंडारित कहाँ होता है? भंडारित होता है लीवर में। इसको हम लोग लीवर बोलते हैं, यकृत या लीवर।
यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लाइकोज ग्लूकोज है जो ग्लाइकोजन में बदलता है, लेकिन जब शरीर को एनर्जी अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये जो ग्लाइकोजन है दोबारा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इससे एनर्जी मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी के लिए हमेशा एक प्रोसेस चलते रहता था। लेकिन जो अतिरिक्त जो ग्लाइकोजन है वो लीवर में स्टोरेज होता है। यह कीट मतलब लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे ग्लाइकोजन जो डी ऑप्शन है, ग्लाइकोजन के रूप में जो लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो इसका आंसर होगा डी। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन के पाचक में जो एंजाइम सहायक है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो अग्न्यास है जिसको हम लोग पैंक्रियाज भी कहते हैं, पैंक्रियाज, उससे निकलता है और जो प्रोटीन है उसको पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। तो इससे पाचक में सहायक एंजाइम है, तो ये ट्रिप्सिन सही ऑप्शन है, आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो एसिड में विघटित कर देता है। तो जो आमाशय में आमाशय मतलब इसको स्टोमिक हम लोग बोलते हैं, ये आमाशय में जो पेप्सिन जो पाया जाता है ये क्या करता है कि जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। आमाशय को हम लोग इंग्लिश में स्टोमक भी बोलते हैं। ये पेप्सिन जो एंजाइम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, तो इसका आंसर होगा ए। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त यहां पे देखते हैं, पित्त को हम लोग पाइल भी बोलते हैं। तो पित्त का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है, लेकिन इसका जो संचय होता है स्टोरेज अगर देखते हैं पित्त का, तो इसको पित्ताशय की थैली या इसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। पित्ताशय की थैली में स्टोरेज होता है, लेकिन पित्त का यहाँ पूछा जा रहा है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है, तो आंसर होगा ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो है लीवर, मतलब यकृत सबसे बड़ा ग्लैंड शरीर का होता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग लीवर बोलते हैं। तो पैंक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, लेकिन यहाँ पूछा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यहाँ पे होगा आंसर लीवर, बी आंसर होगा इसका। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे जो 7 पोषक तत्व शरीर में के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हम लोग देखते हैं जो विटामिन होता है वो शरीर की जो उपापचय क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है। प्रोटीन होता है जो टिश्यू के निर्माण, रिपेयरिंग या ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर को एनर्जी देता है। हम लोग देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी जो होता है ऊर्जा मिलता है। लेकिन अगर वसा में देखते हैं तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 ग्राम से लगभग दुगना कैलोरी जो वसा यानी फैट है वो ज्यादा देता है। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रति यूनिट कैलोरी सर्वाधिक मात्रा कौन है, तो इसमें आंसर होगा बी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, वो विटामिन कौन सा है। तो जो खट्टे फलों में हम लोग देख लेते हैं नींबू, खट्टे फलों में जिसमें साइट्रस जिसको हम लोग बोलते हैं, नींबू, संतरा, आंवला, ये सब खट्टे फल है। इसमें जो कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो चर्म त्वचा को जो को स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। तो विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट है।
जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। आंसर होगा सी। जो ब्लड क्लोथिंग मतलब लूधिर का जो स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, तो जो विटामिन के है, विटामिन के क्या करता है, जो ब्लड क्लोथिंग है उसमें सहायता प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा डी। इसके साथ देखते हैं कि जब कोई शरीर के कोई अंग कट जाता है तो एक ब्लड निकलने के बाद कुछ समय के बाद उस पर थक्का जम जाता है। थक्का जमने से ब्लड का जो निकलना बंद हो जाता है, तो ये विटामिन के कारण ही होता है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है तो वो उसका ऑपरेशन करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उससे शरीर से काफी ब्लड निकलने की संभावना होती है। तो जो ब्लड क्लोटिंग में सबसे कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, तो विटामिन के। आंसर होगा डी। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो जो 5 ऑप्शन है उसमें हम लोग देखते हैं जो जल में जो घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी है। तो यहाँ पे जो सी है विटामिन, वो जल में घुल के जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, तो विटामिन जो सी है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो होता है पॉइजन में एंटीडोट के रूप में काम करता है, तो जो एंटीडोट के रूप में काम करता है वो भी विटामिन के है। विटामिन के है जो पॉइजन में एंटीडोट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो जो मानव शरीर है उसमें जो विटामिन ए संचित होता है वो है लीवर में। ऑप्शन ए। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, तो जो रतौंधी मतलब इसको हम जो नाइट ब्लाइंडनेस करते हैं, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रतौंधी में क्या होता है कि रात में सही से दिखाई पड़ता नहीं है, तो विटामिन ए जो ए होता है दूध, मक्खन, अंडा, मछली, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो लोग रतौंधी से प्रभावित होते हैं उनको विटामिन ए का सेवन करने के लिए कहा जाता है, तो ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो एक विटामिन है ओनली विटामिन डी, जो कि नेचुरल तरीके से हम लोग को मिलता है। इसमें सूर्य के प्रकाश आने के बाद त्वचा के माध्यम से विटामिन डी का संचय शरीर में होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से जो रिकेट्स जो बीमारी होती है, बच्चों में देखते होंगे, छोटे बच्चों में हड्डियां, उनकी जो पैर की हड्डियां होती है टेढ़े मेढ़े हो जाती है, तो उनको विटामिन डी के कारण ही ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। जो विटामिन नियासिन है, नियासिन हम लोग विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, इसके कारण जो पेयाग्रा रोग जो होता है, चर्म रोग, वो हो जाता है। तो थायमिन है, इसको हम लोग विटामिन B1 बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से अभी हमने बात किया सूखा रोग, जिसको हम लोग रिकेट्स भी बोलते हैं, वो हो जाता है। जो लेकिन जो विटामिन के है, इससे क्या होता है कि रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जम पाता है। लेकिन बांझपन की समस्या वो विटामिन ई के कारण होता है। विटामिन ई में जनन क्षमता की कमी हो जाती है, क्योंकि जो पेशियां कमजोर हो जाती है, तो ये विटामिन ई के कारण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों ऑप्शन ये सही है, ए सही है, लेकिन जो डी है ऑप्शन वो सुमेलित नहीं है, सही से मिला हुआ नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। विटामिन B12 निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है, तो जो B12 है वो कोबाल्ट एक खनिज है। कोबाल्ट खनिज में विटामिन B12 पाया जाता है। ये जो खनिज है वो शरीर का जो ग्रोथ होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोबाल्ट। इसके अलावा जो फिजियोलॉजी शरीर की है, इसमें भी गड़बड़ नहीं हो पाता है। तो ये जो कोबाल्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। अभी कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है उसको पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी एंड सी है। तो जो यहाँ पूछा जा रहा है विटामिन कौन सा जल में घुलनशील है, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और सी, ऑप्शन डी है।
गाय का दूध हल्का पीला रंग का निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो जो हल्का पीला गाय का जो दूध होता है वो कैरोटीन कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, हल्का पीला रंग का। इसका जो ये जो है कैरोटीन है वो हाइड्रोकार्बन, इसका जो सूत्र होता है C40H56, याद रखने की आवश्यकता नहीं, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये भी कैरोटीन होता है जो हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका सूत्र है C4856। इसी कारण जो गाय का दूध में जो हल्का पीलापन आप लोग देखते हैं वो होता है। शरीर में टिश्यू का निर्माण कौन करता है? तो हम लोग देखे हैं कि जो विटामिन होता है वो शरीर का जो उपापचयी क्रिया होता है उसको कंट्रोल करता है। जो वसा है उपापचयी क्रिया को कंट्रोल करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। लेकिन जो प्रोटीन है वो टिश्यू के निर्माण करता है, रिपेयरिंग करता है, जो ग्रोथ करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। इसका आंसर होगा प्रोटीन, डी। मानव शरीर में मानव शरीर का कौन सा भाग होता है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो फेफड़ा है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो टिश्यू के अंतर्गत होती है। टिश्यू में जो भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में हम लोग देखते हैं कि एक और ऊर्जा हमको प्राप्त होता है और दूसरे तरफ हमको जो जल वाष्प है और जो गैस है उस शरीर से बाहर निकलता है। तो इससे जो क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उससे शरीर का जो ताप होता है वो नियंत्रित होता है। तो इसका जो आंसर होगा फेफड़ा यानी लंग्स है, तो इसका आंसर होगा बी। जब ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है तो सांस लेने की गति में क्या परिवर्तन आता है? तो हम लोग देखते हैं जैसे भी ऑक्सीजन की जो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में कमी आने से सांस की गति जो होती है बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं जो जो वायु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेम होता है, लेकिन इसका जो डेंसिटी होती है वो घट जाती है। इसी कारण हम लोग देखते हैं कि इस पहाड़ों पे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। काफ़ी लोग होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। इसकी जैसे जैसे ऊंचाई पे ऑक्सीजन की जो कमी आती है उससे की सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ पूछा जाए कि ब्लड में जो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में कमी आती है तो सांस की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। आंसर होगा बी। मानव शरीर का कितना परसेंट भाग होता है वो जल होता है? तो मानव शरीर का लगभग 70% जो पार्ट होता है वो जल होता है। यहाँ पे देखिएगा लगभग 60 से 70% जो पार्ट होता है वो जल होता है। तो इसका आंसर होगा सी। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में किसको प्रभावित करती है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से लगभग 250 गुना तेजी से प्रतिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के कंपेरिजन में 250 गुना तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करता है तथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये जो है कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाने से क्या होता है, जो ब्लड में ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्षमता बहुत कम जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डी, क्योंकि जो ब्लड में ऑक्सीजन की कैरिंग करने का जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। तो इसका आंसर होगा डी। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता है उसको वो समाप्त कर देता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन का जो मेन काम होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसमें हीमोग्लोबिन मेन पार्ट होता है। इसका जो मेन काम होता है ऑक्सीजन को परिवहन कैरी करना, ऑक्सीजन को हर एक टिश्यू तक जो पहुंचाने का काम करता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। तो इसका आंसर होगा ए। स्वस्थ मानव का रक्तचाप 120 mm तथा 80 mm होता है। तो उसमें ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे देखते हैं जो ब्लड प्रेशर है यहाँ पे हमने दे दिया कि इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
120/80 होता है। इसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हिंदी में इसको प्रकुचन दाब कहते हैं और इसको हम लोग प्रसारण दाब, अगर अंग्रेजी में से तो सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र की आवश्यकता होती है, तो इसको हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर इसको हम लोग बोलते हैं। सी आंसर होगा। निम्न ब्लड ग्रुप में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, तो जो यूनिवर्सल डोनर है वो है विटामिन ओ। ऑप्शन होगा डी, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन इसमें नहीं होता है। लेकिन अब यूनिवर्सल डोनर की जगह पर यूनिवर्सल अगर रिसीवर पूछा जाए कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, तो इसको लिखिएगा ए बी। ए बी है कि हर एक ब्लड लोगों से ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें ए बी है वो इसमें एंटीबॉडी नहीं होता, इसके कारण यूनिवर्सल रिसीवर हो गया। लेकिन जो सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर है वो होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा आ सकते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है, तो जो हम लोग जो स्फिग्मोमैनोमीटर से जो हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो सपोज कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm, प्रकुचन दाब होता है mmHg। तो जो 120 mmHg जो हो गया वो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष में हम लोग नापते हैं। तो इसका मतलब वो 120 mm वायुमंडलीय दाब से अधिक है। तो इसका आंसर होगा बी, क्या कि जो रक्त का जो दाब प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें एक में शुक्राणु डीम से निषेचित करता है, तो डीम से जो निषेचित करता है वो फ्लोपियन ट्यूब में, काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लोपियन ट्यूब में ही शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं और जाइगोट का जो भ्रूण होता है उसका निर्माण करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए जब मानव मादा शरीर में शुक्राणु पहुंचते हैं तो वहां पे लगभग 48 घंटे तक वो क्रियाशील होते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि 72 घंटे तक वो क्रियाशील होते हैं। इसी 72 घंटे में वो फिलिपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, वहीं पे वो अंडाणु से मिलते हैं, डीम से अंडाणु या डीम या ओवम हम कर लीजिए, वहाँ पे फिलिपियन ट्यूब में ही दोनों मिलके जाइगोट यानी भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसका आंसर होगा बी। मानव भ्रूण का हृदय होता कब स्पंदन, मतलब हार्ट बीट कब स्टार्ट हो जाता है भ्रूण का, तो जैसे ही फ्लोपियन ट्यूब में बनता है वहां से वो गर्भाशय में आ जाता है भ्रूण, और अपने जो परिवर्तन मतलब डेवलपमेंट के चतुर्थ सप्ताह 4th वीक में जो हार्ट बीट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। ब्लड का जो रेड कलर होता है निम्न में से किसके कारण होता है, तो ब्लड में जो मेन पार्ट आरबीसी का जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल में जो मेन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, इसके कारण ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। इसका जो ब्लड हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है कि ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है जो। लेकिन आप पूछा ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, आंसर होगा बी। हृदय कब आराम करता है, तो हम लोग देखते हैं जो हृदय प्रति मिनट है जो 72 से 75 बार धड़कता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग याद रखिए। तो दो धड़कन के बीच में जो है जो हृदय आराम करता है, इसका आंसर होगा सी। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में ब्लड की कुल मात्रा कितनी होती है, तो ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर तक होती है। इसको आप लोग ध्यान रखें, 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है। इसमें ये भी आपको याद रखना है जो टोटल वेट शरीर का है उसका 7 to 8% जो वेट होता है वो होता है ब्लड का। इसको अगर ऐसे देख लीजिए तो 1.13वां भाग होता है वेट, वो ब्लड का होता है। तो जनरली यहाँ पूछा जा रहा है कितना परिमाप कितना है, तो परिमाप है 5 से 6 लीटर। इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता जो महिलाएं होती हैं उसमें लगभग आधा से 1 लीटर ब्लड जो स्वस्थ पुरुष होते हैं उसकी तुलना में लगभग आधा से 1 लीटर ब्लड उनके शरीर में कम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो हम लोग देखते हैं जो अमीनो एसिड है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। जो ये जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन
की छोटी इकाइयाँ होती है, जिसको कि प्रोटीन की छोटी इकाइयों से अमीनो एसिड बना रहता है। ये अमीनो एसिड है जो मानव शरीर में कभी संग्रहित स्टोरेज नहीं रहता है। तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है? तो हम लोग देखते हैं जो नियासिन है, ये नियासिन विटामिन B3 को बोला जाता है। B3 को विटामिन नियासिन बोला जाता है, जिसका के कारण हम लोग पेराग्रा रोग या उसको हम लोग चर्म रोग कहते हैं, उसको होता है। लिवोफ्लोबिन हम लोग इसको विटामिन B2 को लिवोफ्लोबिन कहते हैं, जिसको कि किलोसिस जो रोग होता है वो नहीं होता है। तो पैराडॉक्सिन है वो विटामिन B6 को बोला जाता है, जिसके कारण जो चर्म रोग है वो नहीं होता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, ये एंजाइम है जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जिसे कि हम लोग जो घेगा या ग्वाइटर रोग होता है वो नहीं हो पाता है। तो ये जो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि विटामिन नहीं है, एंजाइम है थायरॉक्सिन। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि पाया जाता है। तो अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में पाया जाता है। हम लोग जब देखते हैं मनुष्य का जो पार्ट है त्वचा, नाखून, जो बाल हो गया, इस शरीर का जो बाल है उसमें अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जो जानवरों में जो खूर है, इसको होप्स बोलते हैं हम लोग, होप्स हो गया, सींग हो गया, उसमें भी अल्फा कैरोटीन प्रोटीन ही पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो त्वचा में उपस्थित होता है अल्फा कैरोटीन। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज मतलब कैटलिस्ट करने वाला कौन सा तत्व होता है? तो हम लोग देखें जो एंजाइम होता है, एंजाइम का काम होता है बायो कैटलिस्ट के रूप में काम करना। एंजाइम क्या करता है कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, वो एक विशेष प्रकार की जो जैव क्रिया होती है उसको संपादित करती है। जैसे कि एक ताला होता है वो किसी एक चाबी से खुलता है, उसी प्रकार की जो जैव क्रिया होती है वो किसी एक एंजाइम से संपादित हो जाए। तो इसका आंसर होगा सी। तो हम समझते हैं जो 50 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।